वुमेन इन एग्रीकल्चर डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर, है ना। 4 दिसंबर जो दिया हुआ था किताब में उसको हटा लेना है, ठीक है। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है महिला किसान दिवस, वुमेन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हम बायोलॉजी जैसे परफेक्ट नहीं बेटा, नीट पीएमजी में क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एलन वगैरह, ये सारे तो इनने बहुत सारी रिसर्च कर ली, इनके सोर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। अपने यहाँ सोर्स सब इधर उधर से मिला के बनते हैं, थोड़ी बहुत माइन्यूट मिस्टेक आती रहती है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। कहाँ तक हो गया था अपना? हाँ, फादर ऑफ टिलेज। तो फादर ऑफ टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? समझ देना ना, फादर ऑफ टिलेज है तो जेथरो टूल, और फादर ऑफ जीरो टिलेज है तो ये ट्रिपलेट आ गया। आ रही क्या बात समझ? सुनो फिर से दोहरा देता हूँ। फादर ऑफ टिलेज बोलो जेथरो टूल, फादर ऑफ वीड जेथरो टूल। जेथरो टूल की बुक फॉर सीडड्रिल शब्द किसने दिया? जेथरो टूल। कल्टीवेटर वर्ड किसने दिया? जेथरो टूल। ये सब जेथरो टूल। बस एक जीरो टिलेज आ जाए तो कौन आ जाता है? व्हाट इज जीरो टिलेज? फला ढिमका बहुत बड़ी डेफिनेशन बोल दिया। प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज पार्शियल, हां, इज रेस्ट्रिक्टेड टू रूट जोन ओनली या रो जोन ओनली, ठीक है। सुनो रटना नहीं है। इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज क्या होता है? फसल के बोने से पहले जितना भी हम टिलेज क्या होता है? मैनिपुलेशन ऑफ सोइल। बोलो क्या होता है? मैनिपुलेशन ऑफ सोइल। एक लड़की नाखून बढ़ाने का उतर दी जमीन, ये भी क्या हो गया? टिलेज। अरे बात समझ, एक लड़के ने पैर से जमीन उतर दी तो भी क्या हो गया? टिलेज। सोइल में कोई भी इंप्लीमेंट आपने डाला, उससे मिट्टी में कुछ भी चेंज कर रहे हो, आप खींच रहे हो, है ना, कुछ भी बराबर कर रहे हो, वो सब किसका पार्ट? जल्दी बोल दो, टिलेज। मैनिपुलेशन ऑफ सोइल इज कॉल्ड टिलेज। अब टिलेज में भी दो तरह के होते हैं, ये पूरा एक चैप्टर है अपने लिए, अपन डिटेल नहीं घुसे, पर थोड़ा सा बता दूं। प्राइमरी टिलेज बोलो, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी। प्राइमरी टिलेज क्या? प्रिपरेटरी टिलेज रहता है जिसमें हम सीड को मतलब हमारे खेत को तैयार करते हैं बीज बोने के लिए। इसमें क्या रहती है? जनरली डेप्थ बहुत ज्यादा रहती है। प्राइमरी टिलेज में हम प्लाव यूज करते हैं, जितने भी प्लाव आते हैं वो सब किसमें आएंगे? प्राइमरी टिलेज। प्लाव समझ गए तुम? कितना गहराई तक जाते हैं, है ना। तो टिलेज क्या हो गया? मैनिपुलेशन ऑफ सोइल। टिलेज के कितने पार्ट्स हो गए? प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जीरो टिलेज एक न्यू कॉन्सेप्ट है। जीरो टिलेज इसलिए लाए क्योंकि डीजल का भाव बढ़ रहा था अमेरिका में, सब जगह बढ़ रहा है, तो क्यों हम प्राइमरी टिलेज करें? क्या हम प्राइमरी टिलेज को हटा सकते हैं? हाँ, उनने प्राइमरी टिलेज करा ही नहीं। और सेकेंडरी टिलेज भी कितना करा? बस देखो तो देखो, ये हमारी एक फसल थी, बोलो ये हमारे पास क्या है? क्रॉप। हमने इस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया, तो हम अगली फसल के लिए, नेक्स्ट क्रॉप के लिए क्या करते हैं? फिर से प्लाव चलाते हैं, है ना, फिर सीडड्रिल चलाते हैं। तो इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, ये क्रॉप के रेसिड्यू अभी है, इसके डंठल जो है वो क्रॉप रेसिड्यू कहलाता है बेटा। वो डंठल अभी पड़े हुए हैं, है ना, उसका जो निचला पार्ट है, पूरी तो काट नहीं लिया अपन ने, नीचे ले जाते हैं ना थोड़े से, तो वो पड़े हुए अभी क्रॉप रेसिड्यू पड़ा हुआ। तो उसमें भी बस जहां जहां हम बुआई करने वाले हैं वहां पर उन रेसिड्यू को हटाकर वहां पर हमने नई क्रॉप की सोइंग कर दी। तो क्या हमने प्राइमरी टिलेज करा? क्या फिर से प्लाव चलाया क्या उस फसल के बाद? नहीं। तो प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड। सेकेंडरी टिलेज भी हमने केवल कहां करा? जहां जहां हमें रो, जिस रो में हमें फसल बोनी थी, रो जोन में ही करा था। बाकी रेसिड्यू ऐसा कैसा उगा हुआ है? अब लड़की कह रही इस रेसिड्यू का क्या, ये धीरे धीरे अपने आप खेत में सड़ जाएगा और क्या बना देगा? मैन्योर बना। आ रही क्या बात समझ? आ रही नहीं आ रही? नेक्स्ट, तुम वो सुनते होंगे न्यूज में, पराली जलाने से वो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये वो है ना। पराली क्या है? वो क्रॉप रेसिड्यू है पेड़ी का, अब उसको जलाते हैं किसान क्योंकि फटाफट उन्हें सीड बेड तैयार करना अच्छे से, ठीक है। तो उसके कई सारे तरीके आ गए कि आप बिना उसको क्रॉप रेसिड्यू को जलाए आप दूसरी क्रॉप की सोइंग करें। टिल प्लांटिंग। टिल प्लांटिंग क्या है? इट इज प्रैक्टिस इन जीरो टिलेज इंक्लूडिंग 4 ऑपरेशन। हाँ, ये टिल प्लांटिंग जीरो टिलेज के अंदर ही। इसमें क्या क्या कर रहा हूँ ध्यान सुनना। क्लीनिंग ऑफ द क्रॉप रो, जहाँ हमें फसल बोनी है उतनी जगह हमने साफ कर ली क्या? बोलो जल्दी। हाँ। दूसरा, ओपनिंग ऑफ सोइल फॉर सीड इनर्सन, थोड़ा सा खोदेंगे भी ना अपन उसको, तभी तो अंदर सीड डालेंगे। दूसरा, प्लेसिंग ऑफ सीड डाल दिया भैया, और क्या कर दिया? कवरिंग द सीड को कवर करना भी जरूरी है। और क्या होगा? बस ठीक है, ये सारे एक ही साथ हो जाते हैं।
ठीक है। अब नई नई इक्विपमेंट आ गए, उनसे ये सारी चीजें एक साथ ही हो गई, ठीक है। टिलर, टिल प्लांटर। टिल प्लांटर मतलब ध्यान सुनना, टिल प्लांटिंग, तो टिल वर्ड आया है टिले से, बोलो कहां से आया, टिले से। और प्लांटर वर्ड आया है सोइंग से, कहां से आया है, सोइंग से। यानी वो टिलेज भी करते जा रहा और सोइंग भी करते जा रहा। तो टिलेज में क्या करते हैं हम, पुराना जो क्रॉप का रेसिड्यू है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। और सोइंग में क्या करते हैं हम, सीड डालेंगे, फिर उसको बूरेंगे भी ना बराबर। तो टिल प्लांटिंग दोनों काम जो करते हैं वो काहे में कर देते हैं भाई, जीरो टिलेज। ऐसे कई सारे इक्विपमेंट आ गए जो टिल प्लांटर हो गए कि फटाफट टिलेज भी कर देंगे और पीछे से सोइंग भी कर देंगे। आ रही बात समझ, गांव में इसको बोलते बिना बक्खर चलाए अगर कर रहे हो तो उछेड़ के बो दिए। उछेड़ के मतलब बक्खर प्राइमरी टिलेज को क्या कर दिया, बोलो अवॉइड कर दिया, और सेकेंडरी टिलेज से डायरेक्ट। चलो कम समझ में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जीरो टिलेज के पापा कौन है, बोल दो, ट्रिपलेट। और जीरो टिलेज में होता क्या है, बोलो प्राइमरी टिलेज पूरी तरह अवॉइडेड और सेकेंडरी टिलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू रो जोन ओनली। ठीक है भैया, पीछे ठीक है। हाँ, इसमें क्रॉप रेसिड्यू कितना पड़ा रहता है, अंडरलाइन कर लो क्रॉप रेसिड्यू वाला कि 50 से 100% तक क्रॉप रेसिड्यू उसी पे सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। क्रॉप रेसिड्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एक फसल के काटने के बाद अगली फसल में उस फसल के कितने अवशेष बाकी है। बात समझ में आ रही क्या, आ रही क्या? अगर हम प्राइमरी टिलेज कर देंगे तो पुरानी वाली का क्रॉप रेसिड्यू पूरी तरह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। प्राइमरी टिलेज में क्या है, प्लाऊ चलाएंगे तो पलट जाएगी वो, तो वो जितना भी उसका रेसिड्यू था वो सब नीचे चला जाएगा। पर प्राइमरी टिलेज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पैसे को क्या करना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मिनिमम टिलेज में क्या है, थोड़ी सी। जीरो टिलेज में क्या है, बिल्कुल ही कम कर रहे हैं, और मिनिमम टिलेज में थोड़ा कम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? टिलेज क्या है, टिलेज में मैनिपुलेशन हो रहा है सोइल का। तो टिलेज हम जब बहुत ही कम करते हैं केवल रो जोन तक, यहाँ तो करना ही पड़ेगा हमको क्योंकि यहाँ पे हमें फसल बोनी, तो रो जोन पे अगर हम आ गए तो हम क्या आ गए, जीरो टिलेज, है ना। और अगर हमने थोड़ा कम करा तो क्या हुआ, मिनिमम टिलेज। अब ये डेफिनेशन क्या है, देखो मिनिमम टिलेज में भी मिनिमम कर दिया तो क्या बन गया, जीरो टिलेज। नहीं आई बात समझ, आ रही नहीं आ रही? देखो मिनिमम टिलेज पढ़ो, समझ में जाएगी। Can be defined as method aimed to reducing tillage to the minimum necessary for ensuring a good seed weight। मतलब इतना कर दिया हमने, इतना कम कर दिया टिलेज को कि बस हमारा सीड वेट ठीक बन जाए, हमारी फसल अच्छे से बो दे। तो मिनिमम, देखो ये कॉन्सेप्ट अलग अलग भी होंगे, बस क्रॉप रेसिड्यू से अलग होते हैं कि मिनिमम टिलेज में हम कितना क्रॉप रेसिड्यू बचा लेते हैं, 20 से 50%। मतलब 50% हमने हटा दिया, पिछली फसल का जितना भी कचरा था वो 50% क्या कर दिया, हटा दिया। अब उस 50% को हटाने में भी हमने टिलेज करा होगा, बोलो हाँ, है ना। तो अगर 50% हटा दिया और 50% या 20 से 50% हमारा रेसिड्यू पड़ा हुआ है, तो अभी हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, हमने क्या करा है, मिनिमम टिलेज। और रेसिड्यू पूरा ही पड़ा हुआ है लगभग 50 से भी ऊपर, 50 से 100%। बस जहां जहां हमें बुआई करनी थी वहां वहां हमने डाल दिया थोड़ा सा। तो ये मिनिमम टिलेज की एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, क्या बोल दिया, जीरो टिलेज। कि इतना कम करा कि बस क्रॉप बो दे, तो क्या हो गई, जीरो टिलेज। तो मिनिमम टिलेज में हम 50% रेसिड्यू हटा रहे, इसमें तो हम 50% भी नहीं हटा रहे जीरो में, तो बस हम थोड़ा थोड़ा जहां जहां हमें क्रॉप बोनी है वहां। बोलो आया क्या समझ में? नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं, क्रॉप रेसिड्यू रख लेना। मिनिमम टिलेज में कितना क्रॉप रेसिड्यू बनता है, 20 से 50, और जीरो टिलेज में 50 से। इसमें प्राइमरी टिलेज पूरी तरह अवॉइड, और सेकेंडरी टिलेज भी कहां तक करेंगे, बस रो जोन। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, व्हेन प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू रूट जोन ओनली, देन सच टिलेज प्रैक्टिस इज कॉल्ड जीरो टिलेज। ठीक है। और मिनिमम में क्या आएगा, पढ़ के बताओ फिर से। Can be defined as a method aiming to reducing tillage to minimum necessary for ensuring good seed weight। गुड सीड वेट अगर आपको चाहिए, भले भले गुड सीड वेट बन जाए और कम हो जाए टिलेज, तो क्या हो गया, मिनिमम टिलेज। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अपन इस फिर से चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है, अर्थ गर्म हो रही है ना, फालतू की बातें। अर्थ एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी। क्या होता है, देखो तीन चीजें होती है। अगर सोलर रेज हमारे यहाँ अर्थ पर आ रही है, कुछ तो एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ वापस जा रही है ना, कुछ ऐसे बिखर रही है, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग, ऐसा कुछ है ना। तो तीन चीजें करती है, एक तो एब्जॉर्ब भी करती है और
बाहर भी वापस भेजते हैं। तो क्या करती है कि एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, कितना एब्जॉर्ब करेगी अर्थ और इतना वापस उसे भेजना है। पर जब हमारे इन्वायरमेंट में CO2 वगैरह मीथेन ये बच जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी, तो क्या करेगी अर्थ तो भेजना चाह रहे पर ऊपर जाके जैसे ही वो सोलर रेज है उनको वो वापस भेजना चाह रहे, रिफ्लेक्ट कर रही है ना, समझ में आ रही बात। जैसे अगर ये अर्थ की सरफेस है और ये सन है, अब अगर ये सन की सोलर रेज कुछ तो वो क्या करेगी बोलो, एब्जॉर्ब करेगी। ये मेट्रोलॉजी है इसलिए अपन डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, है ना। ये एब्जॉर्ब कर लिया, माना ये वाली रे एब्जॉर्ब कर ली, अब इसको वापस रिफ्लेक्ट करना चाह रही, पर अपने एनवायरनमेंट में क्या बढ़ रही है बोलो, ग्रीन हाउस गैस। तो ये ग्रीन हाउस गैस उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद भी वहां से सरफेस से तो रिफ्लेक्ट कर देगी पर यहीं पर रोक लेगी। अब अगर सोलर रेज नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। वो पूरी तरह अगर ऊपर वापस नहीं जा पाएगी, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाएगी, तो अर्थ क्या करती है, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है और गैसेस रहती है वो भी एब्जॉर्ब करती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर हमें याद करना है कि अर्थ एब्जॉर्ब भी करती है सोलर रेज को और रिफ्लेक्ट भी करती है। अर्थ अपना काम सही कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है और बोलो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट। पर जो रिफ्लेक्टेड रेड है वो एटमॉस्फेयर से बाहर इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस ने उसे वापस उस रिफ्लेक्टेड रे को वहीं पर रोक लिया। उस रिफ्लेक्टेड रे को रोकने से क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हो गया, अर्थ का बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ, ऐसे समझो कि कांच के अंदर अगर हमने दीपक रख दिया है, कांच बिल्कुल पैक है, तो कांच गर्म होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि हीट अंदर ही अंदर हो रही है ना। और अगर वही कांच में अगर कहीं भी छेद कर दिया तो कांच उतना गर्म होगा क्या जितना पहले हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो जो लो थी वो बाहर चली गई। अगर वो रिफ्लेक्टेड रेड आराम से बाहर चले जाए, ग्रीन हाउस गैस उसे नहीं रोके, तो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। और अगर रोक ले, बढ़ रहा है, तो रोक रही है ग्रीन हाउस गैस। कौन कौन सी होती है, अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन आते रहता है। सबसे मेन तो वही है अपनी कौन, CO2, उसके बाद कौन है, मीथेन, उसके बाद कौन है, CH, और उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन। CO2 बढ़ी रही है धीरे धीरे, है ना। अभी आज जाके नेट पे सर्च करना है कि वर्तमान में कितने ppm है CO2। धीरे धीरे CO2 का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मीथेन, जब हम पेडी का कल्टीवेशन करते हैं, राइस भी करते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि राइस के फील्ड से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन, तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग करती है। फिर तुम जो रेफ्रिजरेटर चला रहे हो, AC चला रहे हो, इनसे कौन सा निकलता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये केवल ग्रीन हाउस के इफेक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये जो है ओजोन को भी डिप्लेट कर रहा है। ओजोन लेयर में भी जो छेद हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, CFC, किसके कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कोशिश करो कम से कम AC वगैरह चला। और नाइट्रस ऑक्साइड, ये चारों गैसेस हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सी नहीं है, तो ढूंढ लो। ये चारों हैं, इनके अलावा जो आ गई वो नहीं है। आ रही क्या बात समझ में, चाटोबिनो, चाटोबिनो कैटेगरी है, याद रखो कौन सा क्या है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, हाँ ये क्या पढ़ना है इसको, डेवलप्ड कंट्री में ऑटोमोबाइल, फैक्ट्री है ना, ये सब देखो यार दिया हुआ है। इन डेवलपिंग कंट्रीज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट रहे उससे CO2 बढ़ रही है ना। मीथेन गैस निकल रही है पेडी फील्ड से। लाइवस्टॉक भी जब गैस पास करते हैं तो वो भी मीथेन छोड़ते हैं। आ रही क्या बात समझ में, गैस दो जगह, लाइवस्टॉक मतलब पशु, ठीक है। लाइवस्टॉक में भी वो जो रूमिनेंट होते हैं उनके पेट में मीथेन बनती है, बोलो कहाँ बनती है, पेट में। अब वो उसका क्या करेंगे, तो आदमी क्या करता है, जब गैस बनती है तो गैस को क्या कर देता है, पास। नहीं आ रही समझ, अरे हंस भी नहीं रहा मूर्खो, इतना तुम इतना हंसने वाली बात है। एनिमल क्या करेगा, पास कर देगा, कहाँ से करता सबको पता है, बात में करना, मुंह से भी पास होती है। डकार को लेते हो ना तो एनिमल डकार लेता है, गंदी आदत, उधर ही जाओगे गलत ही सोचोगे, तो मुंह से भी पास होती है और से भी पास होती है। और कौन सी गैस पास होती है, मीथेन। और मीथेन कैसी गैस है, ग्रीन हाउस, है ना। एग्रीकल्चर कैसे बढ़ावा दे रहा है ग्रीन हाउस गैस को, क्योंकि पेड़ी कल्टीवेट कर रहे हैं हम, तो पेड़ी से भी कौन सी निकल रही, मीथेन। और गाय पाल रहे तो गाय से भी कौन सी निकल रही, मीथेन। नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्ल्ड। इससे हो क्या है, तो देखो मैं तुम्हें वैसे ही बता दूं, फालतू की बातें हैं। क्या हो रहा है, नॉर्मल जो पोलर रीजन है जहाँ बर्फ जमी हुई, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ क्या करेगी, पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, बाढ़ आ जाएगी। दूसरा कारण, अगर जो कोस्टल एरिया में क्या होगा, तटीय क्षेत्र, जैसे विशाखापट्टनम है। अब विशाखापट्टनम में किसी ने यहाँ पे घर बना लिया और समुद्र यहाँ तक आ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी लेवल बढ़ेगा, तो उसके घर को टच करेगा,
आ रही बात समझ? अगर टेम्परेचर जिस हद से बढ़ रहा है इसी हद से बढ़ता रहा ना, तो जितने भी कोस्टल एरिया है, मुंबई में गुजरात, वो उधर गुजरात में जो भी कोस्टल एरिया है वो सब क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। आ रही बात समझ? नेक्स्ट बस ये अपना आज का खत्म हो गया। हाँ हाँ अरे तो वो ज्यादा ही बन गई ना, पास नहीं हो रही, उससे दिला दिया कि अल्लाह पास करवा दी। एनिमल में भी अलग अलग कैटेगरी होती है बेटा, रूमिनेट्स होते हैं, नॉन रूमिनेट्स, वो एलिथ्री का पार्ट है, मैं बताना नहीं चाह रहा। अब रूमिनेट्स क्या है, जब ज्यादा हरा चारा खा लेंगे, मेनली होता है बरसिम से। किससे होता है? ये रमित एक भैंस ले आया और बरसिम इसको किसी ने बता दिया बरसिम खिलाओ दूध दे, बरसिम के खेत में छोड़ दिया, बोले खुद ही खा क्या, वो भी भैंस भी भूखी थी इसी की तरह, समझ में आई बात? खाए जा रही, ये भी कुछ पेट फूलते जा रहा, मजा आ गया आज की, आज में भैंस ताजी हो गई, वो इतना फूल गया कि फटने ही वाला था। फिर मेरे को फोन लगा, बोले सर ज्यादा ही फूल गया पेट, एक दिन में इतनी मोटी कैसे हो सकती? मैंने कहा मुंह अफरा हो गया इसको। क्या हो गया बोलो जल्दी? अफरा, डिसीज हो गई, अंदर ही अंदर गैस बहुत ज्यादा बन गई, पीछे से पास नहीं हुई ना आगे से पास नहीं। क्या करेंगे? होल कर देंगे। होल करने के लिए कहा सरिया घुसाएंगे, नहीं दो भाई आएंगे, बोले तुम हट जाओ, ट्रोकर और केनवी। ट्रोकर आएगा, बोले मेरे को आने दो, वो छेद कर देगा, केनवी ला क्या पुंगी लगा दो, पुंगी से सुन बाहर गैस सही हो जाएगी। अरे बात समझ आगे की नहीं आएगा, इसी से टिम्पेनिटिस भी बोलते हैं इसको, पेट फूल जाता है, डम डम की आवाज आती है, आगे बात समझ। और नॉर्मली वो इतना खिलाते हैं हमने कि वो गैस आगे पीछे से क्या हो जाती है, पास। और बनती क्या है, बनती क्या रोशन पीते हैं। बोले सर मैं रोशन कह रहा, मैं और जानवर होल्ड लगाते किसके अंदर ज्यादा बन रही मीठे। एक बार इसने जीत लिया, ज्यादा बना ली, पर वो उनने पास कर दिए, पास नहीं कर पाए। फिर इन्होंने कहा सर मेरे को भी ट्रोकर केनुला चाहिए, छेद करा गुड, क्या हो गया, खून नहीं निकलेगा, खून निकलेगा ना, जान बच जाएगी, वही बहुत बड़ी बात है यार। कैसी बात कर रहे हो? फिर वही हट ही जाएगा वो अंदर, वो मरी जाएगी, उससे अच्छे थोड़ा खून निकल जाए, नहीं आया? अरे कई बार एक्सीडेंट में आपके पैर कट जाए, जान चली जाए, पैर नहीं काटेंगे तो काटते नहीं क्या, पैर काट देते। चलो नेक्स्ट क्लाइमेट वाला आ गया, ये हमारा पार्टी नहीं, अभी तुमने कहा इसको, ये केवल किसके लिए, बीएचयू, और तुमने कहा अभी छुड़वा दो, कहाँ खत्म हो गया? ये पूरा ही छुड़वा देते, आगे आ जाओ, ये फेमस देव, पीछे आ जाओ, मिल गया देव वाला, हाँ पीछे मिल गया क्या डेम में, ये रहा बस, ठीक है, नहीं मिला, नहीं बच्चे बेटा उसमें पेज नंबर नहीं है, ठीक है, चलो हाँ चलो पहला क्या दिया बेटे, इसके क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा डैम कहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो ये अभी तक पीएटी में देखने को नहीं मिला है, पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ये क्वेश्चन देखने को मिल गए, तो हम आगे भी पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि ये भी ऐसे भी क्वेश्चन बनते, इसलिए पढ़ा दो कभी आ जाएगा, है ना। तो अपने लिए जो है दो तीन, पहला तो सबसे बड़ा डैम ये वाला प्रोजेक्ट है भाखड़ा नागल वाला, है ना। ये कौन से स्टेट को कवर कर रहा है, किस रिवर पे बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलज। किस स्टेट को कवर कर रहा है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। लिखा हुआ इंडिया बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट है ना भाखड़ा नागल। आ रही क्या बात समझ। नेक्स्ट क्या है, ब्यास, ये ब्यास एक नदी है ना, पंजाब में है, तो अपने काम का नहीं ज्यादा। नीचे आओ, अपने लिए सरदार सरोवर 7 नंबर मिल गया। सरदार सरोवर किस पे बना है, नर्मदा नदी, और इस किसको कवर कर रहा है, गुजरात और मध्य प्रदेश में मल्टीपर्पज डैम है। और इंदिरा सागर वाला भी किस पे बना है, नर्मदा, किसको कवर कर रहा है, एमपी, ठीक है। तो
पहला वाला याद रख लेना बस, भाखड़ा नागल, और अपने वाले याद रख लेना, है ना, सरदार सरोवर और इंदिरा, ठीक है। और पूरा भी याद ना रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ चंबल नदी वाला कर लो, ठीक है। तो कहाँ वाले चंबल और बारगी वाला है, चलो बस इतना याद कर लेना। अरे तुम सुनो, चंबल वाला चंबल नदी पे आ जाएगा, है ना, बारगी वाला बारगी नदी पे, बस इतना ही आता है कि कौन सा रिवर प्रोजेक्ट किस नदी पे चल रहा है, ठीक है। इंपोर्टेंट, और पूरा भी याद ना करो तो कोई दिक्कत नहीं। इंपोर्टेंट प्रोग्राम ये मैं पहले ही बता चुका हूँ तुमको, है ना। ग्रो मोर फूड कैंपेन चला था 42-43 में, फेल हो गया, फिर से चला 1947, वहां लिख लो नया वाला सन 1947। नेक्स्ट लिखा है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, सबको पता है 65-66। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, किसान कॉल सेंटर, सबको पता है 21 जनवरी 2004, नंबर भी दिए उन्होंने वही, है ना। एग्रीकल्चर आत्मा लिखी हुई है, कितना लिखा हुआ है, मई 2015, कल बताया था ना आत्मा, आत्मा कहाँ रहती है, एक लड़की कह रही कि आत्मा शरीर में रहती है, सही बात है बेटा, वो आत्मा अलग है और एग्रीकल्चर वाली आत्मा अलग है। नेक्स्ट एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस वाला है ना, इसका ईयर दिया है क्या, हाँ 2000। AICRP फर्स्ट किस पे चला था, मेज, मैंने बताया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, पहला किस पे चला था, मेज, और सन 57 में 1957। नेक्स्ट कृषि दर्शन, ये एक चैनल चलाया है ना, नहीं ये अलग कुछ है, छोड़ दो इसको, आपने को इसकी जगह याद रखना है DD किसान, ठीक है। DD किसान अभी न्यूज़ चैनल चला है ना, लिखवाया था मैंने तुमको। नेक्स्ट नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, बहुत इंपोर्टेंट है, इसका लगा लेना कब चालू हुआ, 2005। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पूछे तो 2005, और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड पूछे तो गुड़गांव 1984। बोर्ड अलग है और प्रोजेक्ट अलग है, प्रोजेक्ट या मिशन अलग। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये कब चला है, 2007। पिछले टेस्ट में ये दोनों क्वेश्चन दे दिए, मतलब एक दे दिया था, ठीक है। अब क्या आ गए हैं जल्दी बोल दो, इंपोर्टेंट पॉइंट, तो रोज रोज 10-10 करके आ गए घर से, नेक्स्ट याद करो। हाँ फाइव है ना, हाँ लिखो लिखो, आत्मा का ईयर चेंज कर लो, 2005 कर लो भाई, ये बहुत लेट था। मेरे भी चलो एक बार और देख लेंगे अपन आत्मा, है ना। कोई भी डाउट आए उसको तुरंत सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको देख लिया जाएगा, निपटा देंगे उसको तरीके से। चलो मैंने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं दिया है, देखा है कि आत्मा जो है कब चालू हुई। अभी तक आत्मा पे जो क्वेश्चन आया वो पहला तो उसका फुल फॉर्म, तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, फिर दूसरा कि कहाँ पर होती है 8 लेवल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और ईयर भी उसका याद होना। अब उसके ईयर में देख लेंगे, अपनी बुक में गलत है फिर से चेक कर लेंगे, सही भी है क्योंकि 2015 बहुत लेट हो गया, आत्मा पहले से आ गई। चलो नेक्स्ट देखो इंपोर्टेंट पॉइंट, अब मैं रोज 10 इंपोर्टेंट पॉइंट दूंगा और रोज 10 बच्चों से पूछूंगा, रेंडम कोई भी 10 बच्चे आ जाएंगे, पूछ शुरू में लेंगे। जैसे आज मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ा है 10, आज के कब पूछूंगा, कल, फिर कल पढ़ा है कल के कब पूछूंगा, पढ़ाऊंगा कब, क्लास के लास्ट में, और पूछूंगा कब, क्लास के स्टार्टिंग में। अरे क्या बात सुनो, आज लास्ट में जो पढ़ा के गया वो कल के स्टार्टिंग, और रोज मेरे को याद दिलाने का काम तुम्हारा है कि आज के इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा दो फटाफट। अरे बात सुनो, अब ये इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन से निकाले गए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम्स में क्या कर लिए, बोलो पूछ लिए। तो कभी कभी क्या एक लड़की ने पूरा टॉपिक पढ़ा पर उसने वही क्वेश्चन नहीं पढ़ा जो पूछा गया, और एक लड़के ने पूरा टॉपिक छोड़ दिया, बस वही क्वेश्चन पढ़ा जो पूछा गया। अब वो जो पूछा गया था वो डबल पूछ लिया गया, बोलो लड़की का क्वेश्चन क्या हो गया, गलत, लड़के का क्वेश्चन क्या हो गया, सही। ऐसा उल्टा भी हो सकता है ना। कह रहे सर को भेदभाव करते, तो भेदभाव जायज भी है, मैं खुद कौन हूँ, लड़का। चलो
कभी कभी क्या इंसान दिखा देता है। कभी कभी मुझे डाउट भी होता है यूथ पे कि आर यू अ ह्यूमन। चल टीवी बेचो, टीवी जैसे बनो मत, है ना, इंसान बनो। आ रही बात समझ में? चलो अब टेस्ट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। पीछे देखो कहां से दे रहा हूं मैं, डेट से। हाँ एनिमल वाले इंस्टीट्यूट तुम कर लेना छाट छाट के, है ना। बफेलो वाला कहाँ पर है? हिसार हरियाणा। शिप वाला कहाँ है? अभी का नगर राजस्थान। गोट वाला कहाँ है? फराम बकूम मथुरा। मिथुन वाला कहाँ है? तुम्हें पता होना चाहिए। याक वाला कहाँ है? तुम्हें पता होना चाहिए, पेक्यांग सिक्किम में। काव वाला कहाँ है? यही नहीं, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? अभी का नगर, इज्जत नगर। ये लड़का, इसके लिए ताली बजा दो एक बार। बहुत क्या नाम? हाँ परमार साहब। उसको बहुत क्लियर है चीज कि मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा था तुमको, क्योंकि दोनों में नगर है। तो शिप वाला कहाँ है? अभी का नगर। और आई भी आ रहा है इंडियन वेटनरी वाला कहाँ है? इज्जत नगर। और तेरे लिए एक और बता देता हूँ, इंडियन एवियन वाला यानी पक्षी वाला भी कहाँ है? इज्जत नगर। आप इस तरह से अगर पढ़ाई कर ली तुमने तो मजा आ गया। डिस्कशन से सबसे ज्यादा याद होता है भाई, ये कहा था, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। कॉलेज में नहीं पढ़ना, इंडियन नहीं नेशनल। परेशान हो रहे, याद कुछ भी नहीं हो, है ना। चल तो डेज थे, सिंपल सा क्वेश्चन आता है उल्टे पे कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है ना। तुम बता दो कब मनाया जाता है? 15 मार्च। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। बस ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन है। पैटर्न में सिखाता हूँ बच्चों को ताकि उनकी तैयारी को उन्हें पता रहे कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इस पैटर्न पे तो ऐसे याद करना। एक लड़का उल्टा याद करता है 16 जुलाई को क्या आता है, ऐसे नहीं उल्टा करना है। आईसीआरडे कब आता है? 16 जुलाई। आ रही क्या बात? तो पढ़ाई कैसे करनी है ये ध्यान रखना। नेक्स्ट दिए हुए प्लांट्स और एयर कंडीशंस, तो इसमें भी उल्टे चलना है कि जो सेलाइन सोइल में उग जाए बताओ कौन है? कौन है? एरोफाइट्स। जो पानी में उग जाए वो कौन है? हाइड्रोफाइट्स। आ रही क्या बात? अभी जरा जाओ एग्रीकल्चर यूज, इसमें सीधे सीधे याद करना है कि ग्रे वाला किससे रिलेटेड है, जल्दी बताओ। रेड वाला किससे? टोमेटो और मीट से। और पिंक वाला और नहीं बात, ओनियन अभी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया से, ठीक है। अभी बीच में रोक लगा दी थी, भाव बढ़ रहे ना प्याज के, इसलिए और सबसे ज्यादा वही एक्सपोर्ट हो रहा है। क्योंकि पहले क्या है, ओनियन बस महाराष्ट्र में उगता था, आजकल क्या मध्य प्रदेश के किसानों को चस्का लगा है इसका। थोड़ा लेट जागते हैं एमपी के किसान, है ना, जो पहले हो चुका उधर महाराष्ट्र में। ओनियन का प्रोडक्शन हमारे देश में क्या हो रहा है बोलो? बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो हम बाहर फेंकेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट ब्लैक वाला देख लो, ब्लैक वाला क्या लिखा है? बायोफ्यूल वर्ड ना दे तो क्या देगा? जेट्रोफा, ठीक है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? सबसे। पर एवरग्रीन में हम क्या बात कर रहे थे? बोले सस्टेनेबल, बचा के रखना है जमीन की उपजाऊ क्षमता को भी, प्रोडक्शन भी। एवरग्रीन भी किसने दिया था? एमएस। एकड़ एकड़ वाला इस बार नहीं दिया है, छोड़ दो इसको, है ना। फर्स्ट इन एग्रीकल्चर ये भी छोड़ दो, कंफ्यूजन नहीं होना। जो जो याद करा है वो याद करो। इधर देखो साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन, यहाँ से एक क्वेश्चन हर कभी आते रहता है ना। तो साइंटिस्ट याद हो ही जाने चाहिए। लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? जल्दी बताओ, देख के बताओ। लेवी। मिल गया? लॉ ऑफ मिनिमम मिल गया क्या? ये नहीं आएगा, ऐसे कुछ आएगा। नहीं तुम सोच रहे यही वाला क्वेश्चन बता दिया, दो गधे ऐसे नहीं है जो कि यही आएगा यही कर ले बस, उनको जो दिया वो तो बताते ही नहीं। फेमस नेम ऑफ क्रॉप, ठीक है, ये इस बार नहीं दी है, पिछली बार दे दी थी। टर्मिनोलॉजी, अब कोई भी पूछ ले फ्लोरिकल्चर किससे रिलेटेड है, जल्दी बता दो। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, या तो ऑर्नामेंटल वर्ड देगा। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट, और सजावट किससे की जाती है? फ्लावर्स। नेक्स्ट दिया हुआ टर्म्स वाला दिया है क्या? नेक्स्ट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी टर्म्स याद करनी है। क्यूरिंग किस में करते हैं, अर्थिंग अप किस में करते हैं, है ना, डीहॉर्मिंग किस में करते हैं, जो अलग से लिखवाई वो भी याद करनी है।
सारी टर्म याद करोगे तब क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल ईयर, ठीक है, 2010 के बाद के सारे इंटरनेशनल ईयर याद होने चाहिए। किसके बाद के? 2010, उसके पहले वाले नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये नेशनल सिंबल सबको पता होना चाहिए। और सबसे पहली बात, फ्लावर और फ्रूट का तो पता ही होना चाहिए कि नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। और नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो। फ्लावर का नाम क्या है लोटस का? निलंबो नूसिफेरा। और वो वाला क्या है? फ्रूट क्या है? केंजिफेरा। फूड प्राइस दो ही याद होने चाहिए, स्वामीनाथन वाला और वर्गीस कुरियन। स्वामीनाथन था 87, वर्गीस कुरियन 89। पत्र पत्रिकाएं सारी याद नहीं करनी है, जो इम्पोर्टेंट है वो याद करनी है। इम्पोर्टेंट में कौन सी? आईसीआर वाली एक भी नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट आईसीआर के अवार्ड से सारे अवार्ड याद करने हैं, कोई से अवार्ड आ जाए, ठीक है। टॉक्सिन्स दिए हुए शुरू के कितने टॉक्सिन्स लगाते हैं? 7 8 या 9 10 कर लो मेरे बस। 10 से नीचे की टेबल नहीं देखनी। एक लड़की कह रही नहीं 10 से नीचे याद करूंगी, बेन तुम एक काम करो 10 वाले तक ही डबल याद कर लो, पर नीचे के याद मत करो। आ रही क्या बात? नेक्स्ट सीड रेट हाइब्रिड के लिए, ये सीड रेट आपकी अगले चैप्टर का टॉपिक है, पर फिर भी याद होनी चाहिए। बीटी में कितनी टिकाओगे? 1.5, हाइब्रिड में 2, हाइब्रिड राइस में, हाइब्रिड वीट में। ऐसे धड़ाधड़ जवाब आने चाहिए, बेटे नहीं देना है। प्लाज्मोडेस बेटा वाला इतना टफ नहीं है, बायो जितना एग्रीकल्चर इस स्केल में। ये नहीं कर बायो टफ, बायो इजी है पर एग्रीकल्चर उससे भी इजी है। दो लड़के कह रही थी बायो इजी है, तीसरे आदमी का फालतू बातें मत करो, एग्रीकल्चर उससे भी इजी है। बायो कितने मार्क्स का है? 25। एग्रीकल्चर कितने मार्क्स का है? 50। तो पहले क्या करना चाहिए? अरे सीधी सी बात है यार, दो जगह, एक जगह कार दहेज में मिल रही है, एक जगह मोटरसाइकिल। कार लोगे कि मोटरसाइकिल? कार। देख लालची इंसान। और कार के चक्कर में जो जंजाल आपके साथ आएगा वो नहीं दिख रहा था। सुनो सही बात है, कार ही लेंगे ना यार, क्या दिक्कत? तो जहाँ 25 मिले 50 मिले, बोलो 25 वाला सब्जेक्ट इंपोर्टेंट ज्यादा है कि 50 वाला? 50। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम कुछ समझ रहे हो। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ? हाँ इंस्ट्रूमेंट वगैरह छुड़वा के, ये सब उसका पार्ट है। हाँ नेम यूटिलाइजेशन में जो जो बताया है बस, है ना, जो जो टिक करा है बस। नीचे दिया हुआ इंडिया शेयर, ये बहुत ही छोटी टेबल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास वर्ल्ड का कितना एरिया है? 2.4। इंडिया के पास वर्ल्ड के कितने लाइव स्टॉक है? 15%। इंडिया की रैंक कितनी है पॉपुलेशन में? सेकंड। वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन इंडिया के पास है? 17। फॉरेस्ट कितना है? ठीक है। इंडिया की पोजीशन किसमें फर्स्ट है, किसमें सेकंड है, किसमें थर्ड? ठीक है, तो ये टेबल में लिखवा चुका हूँ। ठीक है, अगर ओवरऑल फ्रूट पूछता है तो इंडिया की पोजीशन क्या है? सेकंड। और फ्रूट में एक एक नाम देता है, मैंगो तो मैंगो में फर्स्ट, बनाना में भी फर्स्ट। पर केवल फ्रूट वर्ड देता है तो सेकंड, केवल वेजिटेबल वर्ड देता है तो सेकंड। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। मिल्क में हम क्या है? फर्स्ट। लाइव स्टॉक पशुओं में हम क्या है? फर्स्ट। दुनिया के सबसे ज्यादा जानवर कहाँ हैं? तेरा मेरी तरफ देख रहा है। ये हो गया। फिर क्या आ गया था? हाँ, कंट्रीब्यूशन आ गया थे मेजर साइंटिस्ट का। ऐसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, यहाँ जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, ऐसे पढ़ा करो। ऐसे पढ़ रहे डॉक्टर डॉट ए डॉट ए, ऐसे नहीं। हाँ भाई स्वामीनाथन बता क्या है? क्या है बोलो? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इनको क्या मिल गया? वर्ल्ड फूड प्राइज। कब मिल गया? 1986। ये क्या है? बीट ब्रीडर। क्या है? बीट ब्रीडर। फिर ये क्या है? इनको एक और प्राइज मिला, मिलेनियम प्राइज। कब मिला? बस 2001। फिर नेशनल कमीशन ऑन जो फार्मर बना था उसके चेयरमैन कौन थे? स्वामीनाथन। कमीशन कब बना था? 2004। इनकी किताब का नाम क्या है? बीट, क्योंकि ये बीट ब्रीडर थे इसलिए इनने किताब भी बीट पे लिखी। फिर कौन आ गए? एनी बोलो, सबसे बड़े। ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन क्या है? ये भी ब्रीडर थे। ठीक है, ये भी बीट साइंटिस्ट थे। सेम टू सेम स्वामीनाथन। इनको क्या मिला? नोबेल पीस प्राइज। कब मिला? 1970।
फादर ऑफ व्हाइट जितने भी डेयरी से संबंधित इंस्टीट्यूट जिसने भी बनाए उन सब में कौन आएगा? वर्गीस। बोले डेयरी वाला कहीं भी आ जाए तो वर्गीस स्टूडेंट लिख करके भाग्या। बोले सर मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। वेरी गुड, टाइम बचा लिया तो क्योंकि डेयरी वाले में क्या आएगा? वर्गीस। क्या देते से नहीं एनडीडीबी के वो थे ये वो सब नहीं होते खत्म। अरे ये बात समझ। नेक्स्ट बोले पूजा में ये सामान चाहिए इतना नहीं। किराना की दुकान पे गए, पूजा वाला ये वो पैकेट आ रहा है ना आजकल जिसमें लौंग इलायची वगैरह सब पहले से पैकेट लगाए देते 20 रुपए पकड़ ला दे। नहीं तो ऐसे करे 2 इलायची चाहिए 4 लौंग, पागल हो रहे उसमें फिर गिनते 4 है कि नहीं 1 2 ऐसे गधे जैसे पढ़ाई नहीं करनी। एस के वसल छोड़ देना, वसल फसल सब चड्डा को कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चड्डा कहते हैं पोमोलॉजी और इनकी वजह से कौन सा रिवोल्यूशन आएगा? गोल्डन रिवोल्यूशन। ठीक है, याद करने का तरीका है गोल्डन चड्डा। याद नहीं यार तुम्हें आंसर सही होना चाहिए, याद कैसे करा डजंट मैटर। आगे बात सुनो, आंसर ही गलत हो गया। बोले केएल चड्डा नहीं गोल्डन चड्डा। गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? गोल्डन रिवोल्यूशन के फादर कौन है? केएल चड्डा। खुद फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन हुआ था तो कौन सा रिवोल्यूशन आ गया था? गोल्डन। और फादर कौन थे? केएल चड्डा। आश्रय मूर्ख अमृता पटेल ये मत याद करो, आगे बढ़ जाओ। हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जीएस कुश। तो मैं तुम्हें बता दूं 4 तरह के अपन ने पढ़े थे। गोल्डन राइस, बोलो गोल्डन राइस। वेरी गुड, कौन थे? इंगो पोर्ट्रिकस। गोल्डन राइस में क्या ज्यादा? विटामिन ए। सुपर राइस जीएस यील्ड ज्यादा। सुपर व्हीट नागर यील्ड ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट ये जेनेटिकली इतना पूरा नहीं करना। सबसे मेन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फर्स्ट कौन सी थी? अब उसमें दी हुई है टोबैको। ठीक है, वो फर्स्ट वाली भी याद नहीं रखने अपने कोई मतलब नहीं। अपने मतलब है कॉटन। कॉटन में जो बीटी आया वो कहां से आया? बेसिलस तुमेंजिनेसिस। ठीक है, तो बीटी कॉटन क्या है? बेसिलस तुमेंजिनेसिस। ये क्या है? एक क्या था? सोइल बैक्टीरिया था। इसका कौन सा जीन इफेक्टिव है? cry1ac और cry2 कौन सा है? वो दो cry वाले हैं। बस इतना भी याद रहेगा तो बहुत है। अपने यहाँ केवल एक ही जीएम क्रॉप उगाई जाती है, वो कौन सी है? कॉटन। जीएम क्रॉप में अपना रैंक कौन सा है? 5th। कितना है? 5th। ठीक है, बस जीएम क्रॉप कौन सी अपने यहाँ? कॉटन। कौन ने अनुमति दी थी इसकी? परमिशन पढ़ो, अप्रूव्ड बाय जेनेटिकल ये वाला पॉइंट। हां, जीएम कॉटन इज ओनली परमिटेड बाय जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमिटी जीईएसी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय को इसका वो है। पहले प्रकाश जावड़ेकर था, अभी मुझे नहीं पता इसके मंत्री कौन है ना। भाजपा सरकार चेंज करती रहती है। नेक्स्ट, बाकी कुछ भी याद नहीं। ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप मैंने कहीं कुछ और पढ़ रखा है, देख लेंगे एक बार कि टोबैको ही है कि कुछ और है। नेक्स्ट, हाइब्रिड कुछ नहीं याद करना, बस मैंने पढ़ाई दिया। गोल्डन राइस के फादर कौन है? इंगो पोर्ट्रिकस। सुपर राइस के जीएस और हाइब्रिड राइस के भाई है। ठीक है, अपने को किताब के हिसाब से नहीं बनाना है, किताब को अपने हिसाब से बनाना। और किताब को अपने हिसाब से बनाकर ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने। पढ़ाई कैसे होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा भैया ऐसा। नहीं तुम थ्योरी जैसे पढ़ते रहो। आएगा बात समझ? अपने दिमाग को बार बार यही मैसेज दो कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, उस हिसाब से हमें पढ़ाई करेंगे। नहीं तुम गधा हिमानी में घुस जाओगे, एक बार गधा हिमानी में घुसे तो बाहर आना मुश्किल हो जाए। एक लड़की पढ़ रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ऑपरेट एक्सटेंशन रिफॉर्म्स। फालतू बात नहीं, क्या पढ़ रही है? आत्मा। कहाँ एक्टिव होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल। अरे क्या बात, बार बार ऐसे नोटंकी इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हारे को समझ में जाए। ऐसा नहीं है रानी कि मैं पागल हूँ। मैं पागल बन रहा हूँ किसके पीछे? तुम भी क्या याद रखो। मन ये भी कहता होगा कहाँ से पकड़ के लाए यार। कोई बात बेटा, जहाँ से लाए थे भले के लिए आया। हाँ, ये आगे कौन सी दी बेटा? आत्मा के बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब आया? 2005। नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन कब आया? 2008। केसीसी कब आया? 1988-99। नेक्स्ट, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम पहले थी 99-2000 का, इसका कर दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका ईयर है 16। बस इतना याद रखना है।
केसीसी कॉल सेंटर वाला है कब आया 2004, नंबर याद रख लो, लैंग्वेज याद रख लो, कितनी लेंगे टाइम याद रख लो, 22 लेंगे 6 से 10, क्या सुबह 6 से शाम को 10। एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस वाला ईयर याद रख लो बस 2002। बफर स्टॉक समझाई दिया था, कुछ खाने को नहीं बचेगा तो सरकार एफसीआई से क्या निकलवाएगी, बफर। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी वाला एक्ट कब आया 2001 और अथॉरिटी कब बनी 2005। एक्ट पहले क्यों आते हैं बेटा, एक्ट पहले पार्लियामेंट से पास होते हैं, ठीक है, नियम बनता है, कानून बनता है, संविधान में संशोधन होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कई कई पुराने एक्ट है तो उनको रिफॉर्म करते हैं, मतलब उस एक्ट को थोड़ा बदलाव करते हैं। आ रही क्या बात समझ? समय के हिसाब से संविधान में परिवर्तन होना भी बहुत ही क्या है, जरूरी।